गुड इवनिंग सभी को। गुड इवनिंग सर। देखिए अपन ने ठोसों का जो वर्गीकरण चल रहा था उसमें 3 प्रकार के ठोस अभी तक कंप्लीट कर लिए हैं। आणविक ठोस, आयनिक ठोस और थर्ड पढ़ा था हमने धात्विक ठोस। आज आपका ये जो चौथा प्रकार है और चौथे प्रकार में अपन बात करेंगे सहसंयोजक ठोस की, जिसे हम नेटवर्क ठोस के नाम से भी जाना जाता है। इसका ये नाम आपको जरूर याद रखना है, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सहसंयोजक ठोस ने दे करके नेटवर्क की ही लिख दिया जाता है, तो आपको नेटवर्क के नाम से भी इस 4th नंबर को आपको याद रखना है। एक तो हो गया आपका सहसंयोजक ठोस, और इसी को अपन बोलते हैं नेटवर्क। मतलब नेटवर्क ठोस के नाम से आपको इसको याद रखना। भाई इसमें क्या होता है कि जो आपके अवयवी कण हैं, उन अवयवी कणों में सहसंयोजक बंध होगा, नाम से स्पष्ट सहसंयोजक ठोस। जिन कणों से मिलकर के ये ठोस का निर्माण होता है, उन अवयवी कणों में सहसंयोजक बंध होता है। भाई सहसंयोजक बंध का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉनों के साझी से बनने वाला। मोस्टली अधात्मिक परमाणु होते हैं इसके अंतर्गत, तो इलेक्ट्रॉनों का जब वो साझा करते हैं तो साझा करने से जो बंध बनता है वो सहसंयोजक बंध, और ऐसा यौगिक हमारा क्या कहलाता है? सहसंयोजक ठोस कहलाता है। अब आपको पता है कि सहस इलेक्ट्रॉन का साझा करेगा। जैसे मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मेथेन है, आपकी मीथेन गैस होती है होने को चाहिए, लेकिन यहाँ पर कार्बन के पास जो 4 इलेक्ट्रॉन है, ये हाइड्रोजन के 4 इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, तो भाई एक निश्चित डायरेक्शन होगी ना, ये इलेक्ट्रॉन इस दिशा में, ये इस दिशा में इसके साथ साझा करेगा। इसका मतलब इसमें बनने वाला जो बंध होता है, सहसंयोजक बंध जो होता है ना, वो सहसंयोजक बंध आपका दिशात्मक होता है। तो यदि इस बंध की प्रकृति आपसे पूछी जाए तो इसकी प्रकृति होती है दिशात्मक, और ये बंध जो होता है वो प्रबल होता है। अब प्रबल बंध होगा तो ये कठोर होगा। कैसे होंगे? ये कठोर होंगे। और विद्युत के अचालक होते हैं। सभी में अपन ये बात करते आ रहे हैं अभी तक, विद्युत के अचालक। वे अचालक इसलिए होंगे क्योंकि कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो होता नहीं है इसमें, ना तो मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है और न ही मुक्त आयन होता है। जब मुक्त आयन और मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, ये दोनों ही चीजें जब नहीं होंगी, तो विद्युत का कैसा होगा? वो अचालक होगा। ठीक है। अब देखो विद्युत के ये अचालक होते हैं, और उदाहरण की बात अगर मैं करता हूँ यहाँ पर, तो इसमें उदाहरण में आपके आ जाते हैं हीरा, ग्रेफाइट, एक कंपाउंड होता है सिलिकॉन कार्बाइड, SiC से इसको व्यक्त करते हैं, एल्यूमिनियम नाइट्राइड, ये सभी हमारे सहसंयोजक ठोस के अंतर्गत आते हैं। लेकिन यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिखा है, और वो एग्जाम्पल लिखा है ग्रेफाइट। इस ग्रेफाइट को हम इसका अपवाद की श्रेणी में मानते हैं। भाई अपवाद क्यों माना गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं इसकी प्रॉपर्टी इससे भिन्न है, जो सहसंयोजक ठोस के गुण धर्म है उससे मेल नहीं खा रहा। ग्रेफाइट है तो सहसंयोजक, लेकिन इसके जो गुण धर्म है वो सहसंयोजक ठोस के अनुरूप नहीं, उससे भिन्नता भी ये दर्शा रहा है। अब वो भिन्नता कहाँ दर्शा रहा है कि एक जो गुण है कि विद्युत के ये अचालक होते हैं,
विद्युत के कैसे होते हैं ये? अचालक। भाई विद्युत के अचालक होते हैं, एक क्या हो गया, विद्युत के अगर ये अचालक है तो ग्रेफाइट तो चालक होता है। ग्रेफाइट कैसा है? चालक। इसीलिए इसको अपवाद की श्रेणी में रखा गया। सहसंयोजक ठोस होते हुए भी ये विद्युत का कैसा है? चालक। और उस चालक का कारण ये है क्योंकि ये ग्रेफाइट जो होता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, और इस मुक्त इलेक्ट्रॉन की गति के कारण ये चालकता प्रदर्शित करता है। तो अगर आपका क्वेश्चन जो है वो यहाँ पर आपका बन जाता है कि ऐसे ठोस का उदाहरण बताइए जो सहसंयोजक होते हुए भी विद्युत का चालक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट विद्युत का चालक क्यों है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। तो इस प्रकार हमारे ये 4 प्रकार के जो ठोस हमने पढ़े हैं ये आपके कंप्लीट होते हैं। एक बार अब हम इनको शॉर्ट रूप में और समझने का प्रयास करेंगे, और जिससे आपका ये रिवीजन भी हो जाएगा और चीजें भी और एक बार और आपके रिपीट हो जाएगी। भाई अपन ठोसों के प्रकार की बात कर रहे हैं। भाई ठोस के प्रकार की जब अपन बात करेंगे तो 4 प्रकार पड़ेंगे। अच्छा, ये ठोसों के जो प्रकार है वो किसके कारण है? बंध के और अवयवी कण के कारण। इनके अवयवी कणों की बात करेंगे, अवयवी कणों, और अवयवी कणों के मध्य जो बंध है या आकर्षण बल अपन इसको बोल सकते हैं। अवयवी कणों के मध्य जो आकर्षण बल है उसके आधार पर फिर अपन इसके उदाहरणों की बात कर लेंगे, फिर इसके भौतिक प्रॉपर्टी की बात कर लेंगे, फिर एक सभी में अपन ने कॉमन चीज पढ़ी है विद्युत चालकता की बात कर लेंगे, तो विद्युत चालकता प्रदर्शित करेगा कि नहीं करेगा, और अपन गलनांक की बात कर लेंगे। मतलब हम इन बिंदुओं पर चर्चा करते हुए इनमें कंपेयर अपन कर लेंगे चारों प्रकार के ठोसों में क्या अंतर निकल के आता है, उसके बारे में अपन यहाँ पर एक सारणी के रूप में इसको तैयार कर सकते हैं। भाई सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो सबसे पहला अपन ने जो पढ़ा है वो कौन सा पढ़ा है? आणविक ठोस पढ़ा है। आणविक ठोस, ठीक है। आणविक ठोस कितने प्रकार के पढ़े हैं? आणविक ठोस 3 प्रकार के पढ़े हैं। एक हमने अध्रुवीय पढ़ा है, दूसरा हमने ध्रुवीय पढ़ा है, और तीसरा हाइड्रोजन बंधुक। ये 3 प्रकार के हमने। भाई अगर इनमें हम अवयवी कण की बात करते हैं तो अवयवी कणों की जब अपन बात करेंगे तो अध्रुवीय में आपका अध्रुवीय अणु होता है, अध्रुवीय अणु, इसमें आपका ध्रुवीय अणु होगा, और इसमें वही आपके हेडफोन वाले आपके परमाणु होंगे FON, इनके अणु होंगे, इनसे मिलकर बनने वाले अणु होंगे। जब अपन बंध की बात करेंगे तो भाई बंध की बात करेंगे तो आपके इसमें तो दुर्बल वान डेर वाल्स बल होता है, ये तो आपको ऐसी से लिख देता हूँ, वान डेर वाल्स बल। अगर इसकी बात करें तो इसमें कौन सा होता है आपका द्विध्रुव द्विध्रुव, और हाइड्रोजन, इसमें हाइड्रोजन बंद होता ही है आपका नाम से। उदाहरण में हमने इसमें अक्रिय गैसों की बात की थी, या समपरमाणु अणु। समपरमाणु अणु का मतलब समान प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बनने वाले अणु, जैसे H2 हो गया, Cl2 हो गया, CCl4 आ गया, बहुत सारे हमने पढ़े। इसके अंतर्गत जैसे अलग अलग विद्युत ऋणता के परमाणु होंगे, HCl होगा, HBr होगा, SO2 होगा। इसके हाइड्रोजन बंध के अंतर्गत HF होगा, NH3 भी पढ़ा है, H2O पढ़ा है, एथेनॉल पढ़ा है, आदि पढ़ा है। अगर मैं भौतिक गुण की बात करता हूं तो अध्रुवीय अपन ने कैसे पढ़े हैं? मुलायम। ध्रुवीय भी आपके मुलायम ही होते हैं, हल्के से कठोर होता है, जबकि हाइड्रोजन बंधित आपके बहुत ज्यादा कठोर होता है।
अगर मैं विद्युत चालकता की बात करूं तो तीनों में ही कॉमन निकल के आता है, तीनों ही विद्युत के कैसे होते हैं, अचालक। कोई सा भी विद्युत का चालन नहीं करता है। गलनांक की बात करें तो इनके गलनांक भी क्या होते हैं, सभी के निम्न होते हैं। ये बात अलग है कि जो आपका हाइड्रोजन वाला है निम्न होता है, लेकिन थोड़ा सा आपका अधिक होता है। इनकी तुलना में क्या है, थोड़ा सा अधिक गलनांक होगा इसका, क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध प्रबल होता है, कठोर भी है। इसी प्रकार अपन ने दूसरा जो पढ़ा है वो आयनिक पढ़ा है। अब मैं यदि आपसे यहाँ पर बात करूं कि बताओ अवयवी कण कौन होंगे, तो इसमें अवयवी कण कौन होंगे, आयन। अब आयन में दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं आपके धनायन और ऋणायन। आकर्षण बल की बात करूंगा तो इसमें स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होगा, क्योंकि विपरीत आवेश है। आकर्षण बल को बोलते हैं हम स्थिर वैद्युत आकर्षण बल। उदाहरण में आप कोई भी आयनिक कंपाउंड ले लो जो आयनों से बना है, जैसे NaCl ले लिया, KCl ले लिया, MgO ले लो, बहुत सारे आयनिक कंपाउंड, कोई सा भी उदाहरण दे सकते हैं। अब चूंकि स्थिर वैद्युत आकर्षण बल प्रबल है तो कठोर है, लेकिन एक गुण और पढ़ा अपन ने इसके अंतर्गत, महत्वपूर्ण गुण, भंगुर प्रकृति के होते हैं। चालकता की बात करूं तो ठोस अवस्था में तो अचालक, लेकिन गलत अवस्था में चालक पढ़ा है। गलनांक कैसे होंगे, तो गलनांक उच्च होंगे क्योंकि प्रबल आकर्षण बल। इसी प्रकार तीसरा हमने पढ़ा था धात्विक। भाई धात्विक की जब अपन बात करेंगे तो पूछा जाएगी कि भाई इसमें अवयवी कण कौन होंगे, तो इसमें अवयवी कण होंगे धातु के परमाणु, धातु के परमाणु होंगे। और बंध कौन सा होगा, तो धात्विक बंध होगा। और उदाहरण की बात करेंगे तो कोई सी भी धातु दे दीजिए आप, लोहा, तांबा, सोना, चांदी, बहुत सारे उदाहरण होंगे। कैसे होंगे, कठोर होंगे, चालक होंगे, और गलनांक भी कैसा होगा, उच्च होगा। और लास्ट हमने अभी पढ़ा है सहसंयोजक। अणु की बात करेंगे तो इसमें अधातुओं के परमाणु होंगे, सहसंयोजक बंध होगा, सहसंयोजक बंध। उदाहरण आपने पढ़ा है सिलिकॉन कार्बाइड, एल्यूमिनियम कार्बाइड, हीरा, ग्रेफाइट। ग्रेफाइट अपवाद में पढ़ा है, सभी कठोर हैं, लेकिन जो आपका ग्रेफाइट होता है वो चालक होता है और मुलायम होता है, जबकि ये अचालक होता है। गलनांक न ज्यादा अधिक न कम, मध्यम। तो इस तरीके से हम तुलनात्मक रूप से इसके जो गुणधर्म हमने पढ़े हैं उनके रूप में, जब अपन चारों चीजों को अच्छे प्रकार से समझ चुके हैं तो इनमें हम अंतर भी लिख सकते हैं। भाई बात समझ में आई कि नहीं आई आप लोगों को? बताइए, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? सर। अब देखिए, इसके अलावा जो ठोस है आपके दो प्रकार के हम पढ़ते हैं। ये तो हमने बलों के आधार पर वर्गीकरण पढ़ा है, और वैसे हम दो प्रकार के ठोसों का यहाँ अध्ययन करेंगे। एक तो हम क्रिस्टलीय ठोस और एक अक्रिस्टलीय ठोस। एक तो हम पढ़ेंगे क्रिस्टलीय ठोसों के बारे में, ज्यादातर हम क्रिस्टलीय ठोस की बात करेंगे यहाँ, और दूसरे हम पढ़ने वाले हैं अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में दरअसल अंतर क्या है कि भाई वो आपका ठोस होगा, कोई सा भी ठोस हो, वो क्रिस्टलीय हो अक्रिस्टलीय हो, उसमें अवयवी कण होंगे। ये मैं आपको शुरू से कहता है, अवयवी कण का मतलब है जिनसे मिलकर के ये बना है। अब अवयवी कण के रूप में क्या हो सकते हैं इनमें, भाई इनमें इनके परमाणु की फॉर्म में हो सकते हैं,
परमाणु के रूप में नहीं है तो अणु के रूप में होंगे या आयन की फॉर्म में होंगे। ये परमाणु, अणु या आयन जो है यही इसके क्या है, अवयवी कण है। और इन्हीं के आधार पर इनको क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में बांट दिया कि यदि अवयवी कण एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में, शब्द पे गौर करना, एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में स्थित होता है, मतलब एक निश्चित क्रम होता है। अवयवी कण या अणु या आयन जो है उनका एक निश्चित क्रम में अगर वो व्यवस्थित है 3D रूप में, मैं इसको बोल सकता हूँ 3D रूप में। 3D रूप का मतलब होता है त्रिविमीय, 3 अक्ष होती है, एक्स, वाई और जेड। इसमें एक निश्चित क्रम में अगर ये व्यवस्थित है तब तो वो कहलाएगा क्रिस्टलीय ठोस। यही इसकी डेफिनेशन है। और ऐसे ठोस जिसमें ये जो अवयवी कण है, परमाणु, अणु या आयन जो है, उनकी एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में वो नहीं है, किसी भी रूप में वो हो सकते, कोई निश्चित उनका क्रम नहीं हो सकता, तो फिर वो कहलाते हैं हमारे अक्रिस्टलीय ठोस। ये तो हो गई इनकी डेफिनेशन, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस की एक एक लाइन की परिभाषा है कि ऐसे ठोस जिनके अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन जब एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं तो क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं, और जब एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं होते हैं तो वो अक्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। ठीक है, एक एक आपको उदाहरण भी इनके याद रखने, क्रिस्टलीय और, तो क्रिस्टलीय ठोस की अगर मैं बात करूं तो जो आपका नमक होता है सोडियम क्लोराइड, वो एक क्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि इसमें Na+Cl- आयन जो है वो एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे। इसके अलावा सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये सभी हमारे किसके अंतर्गत आते हैं, क्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में आपका जैसे हो गया कांच, आपका हो गया रबड़, प्लास्टिक, ये हमारे अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आते हैं। तो ये तो अभी शुरुआत है कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस, लेकिन और भी इनकी ऐसी प्रॉपर्टी होती है, ऐसे गुणधर्म होते हैं जिसके आधार पर हम क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर कर सकते हैं, उनको पहचान सकते हैं। वो गुणधर्म आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे। भाई ये तो तब है जब आपसे एक नंबर में पूछ लिया कि क्रिस्टलीय ठोस किसे कहते हैं, तो हम एक लाइन में उसका आंसर लिख सकते हैं कि ऐसे ठोस पदार्थ जिनके अवयवी कण, अणु, परमाणु, आयन एक निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में होते हैं। एक उदाहरण बता दो, ग्लूकोज बोल दो, फ्रक्टोज बोल दो, सोडियम क्लोराइड बोल दो, सुक्रोज बोल दो, जिंक ऑक्साइड बोल दो, ये सभी क्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत आते हैं। आयनिक कंपाउंड जो होते हैं वो आपके क्रिस्टलीय ठोस में आते हैं। इसका अपोजिट करके लिख दोगे कि निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था में नहीं है तो वो है क्रिस्टलीय ठोसों में। लेकिन इसके अलावा और भी ऐसे गुणधर्म हैं जिसके द्वारा हम क्रिस्टलीय को अक्रिस्टलीय से पृथक कर सकते हैं, उनमें अंतर हम समझ सकते हैं। वो प्रॉपर्टी आपकी इंपॉर्टेंट है और वही आपको समझनी है। भाई एक एक पॉइंट की अपन बात करेंगे। सबसे पहले अपन बात करेंगे आकार की। जब अपन आकार की बात कर रहे हैं तो अपन के पास ठोस तो दो ही प्रकार के, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। तो अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो क्रिस्टलीय आकार की निश्चित ज्यामिति होगी, अभी पढ़ा है, निश्चित ज्यामिति। जबकि अगर अक्रिस्टलीय ठोस है तो वो अनियमित होगी। पहला अंतर तो ये हो गया उसके आकार को लेकर के, उसकी व्यवस्था को लेकर। चलिए दूसरा हम अंतर कर सकते हैं गलनांक के आधार पर।
भाई ठोस है तो उसको उसका गलनांक होगा। अब गलनांक की बात करते हैं तो अगर क्रिस्टलीय ठोस है तो उनका निश्चित गलनांक होता है, एक निश्चित ताप पर जाकर ही वो गलेंगे, इसलिए निश्चित गलनांक होता है। जबकि अक्रिस्टलीय ठोस होते हैं उनका गलनांक निश्चित नहीं होता। निश्चित इनका गलनांक नहीं होता है। ये सेकंड गुण है जिसके आधार पर अपन इसको पहचान सकते हैं। भाई तीसरा जो इसका गुण धर्म है जिसके आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में विभेद कर सकते हैं वो है विदलन गुण। भाई विदलन गुण होता क्या है? विदलन गुण का मतलब है, विदलन का मतलब है विभाजित करने से। भाई आपके पास कोई ठोस है, उस ठोस को आप बीच में से काट दीजिए। अब किसी भी तेज धार वाले औजार से आप उसके दो टुकड़े कर दीजिए, काट दे आप। अब काटने पर एक तो आपको क्या होगा कि ये जो कटी हुई सतह है वो एकदम समतल प्राप्त होगी, ध्यान देना, नई जो सतह प्राप्त होगी वो एकदम समतल प्राप्त होगी। और एक सतह ऐसी होगी जो आपको समतल प्राप्त नहीं होगी, अनियमित सतह होगी। तो अगर समतल सतह आपको प्राप्त हो रही है काटने पर तो इसका मतलब वो क्रिस्टलीय है। तो इसमें विदलन गुण का मतलब है उसको दो भागों में विभाजित करना। काटने पर नई सतह समतल होती है, चिकनी, और इसमें अनियमित सतह प्राप्त होती है। ये तीसरा अंतर है जो हम विदलन गुण के आधार पर क्रिस्टल और अक्रिस्टल में अंतर कर सकते हैं। वही एक गुण धर्म और है इसका जो बड़ा इम्पोर्टेंट है और लगभग हर दूसरी तीसरी साल में ये रिपीट होता रहता है। इस गुण को बोलते हैं देशिकता। इसको थोड़ा सा अपन को डिटेल से भी समझना है क्योंकि ये आपके एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में ये बन जाता है। अपन देशिकता की बात करते हैं तो ये देशिकता वाला जो गुण है वो दो प्रकार का होता है, एक होता है विषम देशिकता और एक होता है समदेशिकता। अब थोड़ा सा आपको ध्यान से इसको समझना है। एक तो होता है विषम देशिकता, और विषम देशिकता जो गुण है वो आपके क्रिस्टलीय ठोस का है, और एक है समदेशिकता। और समदेशिकता जो गुण धर्म है वो आपके अक्रिस्टलीय ठोस का है। भाई एक क्वेश्चन तो आपका यही पूछ लिया जाता है क्या कि विषम देशिकता किस प्रकार के ठोसों का गुण धर्म है? तो क्रिस्टलीय ठोसों का गुण धर्म। और समदेशिकता किस प्रकार के ठोसों का गुण धर्म है? तो अक्रिस्टलीय ठोसों का गुण धर्म। ये एक काफी बार एग्जाम के अंतर्गत पूछा गया प्रश्न है। एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है, डायरेक्ट ये पूछ लिया जाता है आपसे एक नंबर में कि विषम देशिकता किस प्रकार के ठोसों का गुण धर्म है? तो क्रिस्टलीय ठोसों का। और समदेशिकता किस प्रकार के ठोसों का गुण धर्म है? तो अक्रिस्टलीय ठोसों। अब बात ये आती है कि भाई क्रिस्टलीय ठोसों में अक्रिस्टलीय ठोसों में ये जो देशिकता गुण है इसका मतलब क्या है? देशिकता का मतलब एक दिशा से संबंध दर्शाया गया है। पहली बात तो ये समझो आप, देशिकता का संबंध एक दिशा से दर्शाया गया है जो कि उन ठोसों के भौतिक गुण धर्म की बात करता है। शब्द पे थोड़ा सा गौर देना, ध्यान रखना, इधर उधर ध्यान को डाइवर्ट मत करना। ये देशिकता जो गुण धर्म है वो भौतिक गुणों से संबंधित है। किसके भौतिक गुण धर्म? ठोसों के भौतिक गुण धर्म। अब अगर ठोसों के भौतिक गुण धर्म की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन से गुण धर्म आते हैं? तो इसमें आते हैं अपवर्तनांक,
इसमें आता है विद्युत व ऊष्मा चालकता। विद्युत व ऊष्मा चालकता। इसमें आता है विद्युत प्रतिरोध। ये गुणधर्म होते हैं जो इसके भौतिक गुण कहलाते हैं। इसी के आधार पर ये दो प्रकार की देशिकता प्रदर्शित करते हैं, विषम देशिकता और सम देशिकता। वही विषम देशिकता का मतलब क्या है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं उनके अवयवी कणों की एक निश्चित ज्यामिति होती है। और निश्चित ज्यामिति का मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपका एक परमाणु, तो उसके पास दूसरे प्रकार का होगा, फिर उसके जस्ट पास पहले प्रकार का परमाणु होगा। तो इनका एक निश्चित क्रम आएगा, अल्टरनेट चलेंगे, एक के बाद एक इस तरीके से व्यवस्थित होंगे। अब इस जगह इस प्रकार का आएगा आपका डॉटेड। तो ये मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ जैसे NaCl की आप बात कर रहे हो, तो एक Na का परमाणु होगा, एक Cl का होगा। Na को हमने इस कॉलम से व्यक्त कर रहे हैं और Cl को हम गहरे बिंदु से व्यक्त कर रहे हैं। तो ये एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होंगे इस तरीके से। फिर Cl का जाएगा तो फिर Na का जाएगा। क्रिस्टलीय ठोसों में तो यही व्यवस्था होगी नियमित। अब इसके बाद आपका पुनरावृत्ति पुनः हो जाएगी इसकी। तो ये व्यवस्था आपकी किस में देखने को मिलती है? क्रिस्टलीय ठोसों में देखने को मिलती है। अब बात ये है कि यदि हम इसको अलग अलग दिशाओं से विभाजित करें, मैं इसको अलग अलग डायरेक्शन से काट देता हूँ। जैसे मान लीजिए एक तो मैं इसको इस यहाँ से इस डायरेक्शन में काट देता हूँ और एक इसको मैं इसको इस डायरेक्शन में काट देता हूँ। तो आप देखो कि ए वाली सतह जो होगी और ये CD सतह होगी। तो मैं आपसे बात करूं कि AB सतह जो है आपकी, उस पर अवयवी कणों की क्या व्यवस्था है? तो ये AB पर आप देख पा रहे हो इस तरीके की आपको व्यवस्था नजर आ रही है। डायग्राम को देखो और समझने की कोशिश कीजिए। ये देखो, ये वाली रॉ की बात करते हैं और नीचे वाली सतह पर ये आपकी व्यवस्था इस तरीके से आएगी। लेकिन जब हमने इसको CD अक्ष से काटा तो CD पर देखो क्या व्यवस्था आ रही है? क्या AB के समान आ रही है? क्या AB जैसी पोजीशन आपके CD पर आ रही है क्या? तो CD पे अगर आप देख पा रहे हो तो कुछ व्यवस्था आपको इस प्रकार की देखने को मिल रही है। इस तरीके की व्यवस्था आपको देखने को मिलती है। इसका मतलब अलग अलग दिशाओं में इनकी जो भौतिक गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं? अपवर्तनांक है, विद्युत ऊष्मा चालकता है, विद्युत प्रतिरोध, इनके मान भी आपको अलग अलग प्राप्त होते हैं। इसी गुण को कहते हैं हम विषम देशिकता। तो विषम देशिकता क्या होगी? क्रिस्टलीय ठोसों का एक गुणधर्म होता है जिसमें उनके भौतिक गुणधर्म, अपवर्तनांक, विद्युत ऊष्मा चालकता, विद्युतीय प्रतिरोध के मान अलग अलग दिशाओं में अलग अलग प्राप्त होते हैं। इस गुण को कहते हैं हम विषम देशिकता। और जब ये गुणधर्म अलग अलग दिशाओं में समान प्राप्त होते हैं तो इस गुण को कहते हैं हम समदेशिकता, जो कि किसके अंतर्गत पाया जाता है? क्रिस्टलीय ठोसों के, अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर्गत। तो एक मेजर अंतर ये आता है इसमें, जो आपके क्वेश्चन के रूप में आपसे पूछा जा सकता है। हो सके एग्जाम में यही पूछ ले आपसे कि विषम देशिकता किसे कहते हैं, समदेशिकता किसे कहते हैं। ये भी आपका क्वेश्चन हो सकता है। मतलब क्वेश्चन का बहुत ज्यादा
वेटेज है इस पॉइंट के ऊपर, क्योंकि देखिए पढ़ने को तो सभी पढ़ते हैं, पढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, किताबों में भी चीजें छपी हुई है, चीजें वही है, किसी भी विद्यालय में पढ़िए चीजें आपको वही पढ़ाने को मिलेगी, बशर्ते अगर जो विद्यार्थी टीचर जब पढ़ा रहा है उस समय ये अगर निकाल लेता है या टीचर ये चीज को बताता है कि एग्जाम में जो भाई पेपर तो आपको सिलेक्टिव आ रहा है, इसमें से 3 नंबर के क्वेश्चन आने हैं। अब ये तो है ही नहीं कि जैसे जहाँ से प्रश्न आ जाएगा, भाई विगत 6, 7, 8 साल से क्वेश्चन कहाँ से आ रहे हैं, किस प्रकार के आते हैं, कहाँ टॉपिक ज्यादा गहराई का है, जहाँ से क्वेश्चन के चांस ज्यादा है, तो वो एक वेटेज निकाला जाता है कि भाई ये टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है और यहाँ से अक्सर इस टाइप के क्वेश्चंस आपके निकलते हैं। वही चीज बताने का प्रयास कर रहा हूँ मैं आपको कि यहाँ ये जो पॉइंट निकल के आया हमारा क्रिस्टलीय और एक्रिस्टलीय में, देशिकता का ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है जहाँ से आपके प्रश्न बनने की संभावना होती है। और 2 प्रकार से एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं, या तो आपसे पूछ लिया जाएगा विषम देशिकता या सम देशिकता किस प्रकार के ठोसों का गुण धर्म है, या विषम देशिकता को समझाइए, सम देशिकता को समझाइए। तो ये आपका एक महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय का समाप्त होता है। इसके बाद अगला एक पॉइंट और है, वो इसी के इक्वल है और उसको भी अपन इम्पोर्टेंट ही मान करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ अगर इस पॉइंट से क्वेश्चन नहीं आया तो फिर संभावना इस पॉइंट से निकल जाती है, और ये है क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में जो अंतर है वो अंतर हम कर सकते हैं शीतलन वक्र के आधार पर। अगर पिछली एग्जामों के पेपर आप निकाल के देखोगे, जब भी टाइम मिले आपको तब पिछले एग्जामों में पेपर निकाल के देखना, तो आप खुद महसूस कर पाओगे कि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं और किस प्रकार के आते हैं। अब भाई शीतलन वक्र की बात करते हैं, तो ये शीतलन वक्र, जो वक्र का मतलब क्या हो गया, ग्राफ हो गया। अब शीतलन वक्र का मतलब क्या है, वह इनके गलनांक से संबंध है। पहली बात तो ये समझिए, शीतलन वक्र का संबंध है गलनांक से, ठीक है, गलनांक से। गलनांक का मतलब वह बिंदु जिस पर कोई ठोस गल जाता है। तो अभी हम ऊपर पढ़ के आए हैं कि गलनांक की जब अपन बात करते हैं तो क्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक होता है वो निश्चित होता है, ये अपन ने पढ़ा है, निश्चित गलनांक होता है, एक निश्चित ताप पे जाके गलेगा वो। जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों का जो गलनांक है वो अनिश्चित होता है, ये अंतर में ऊपर हमने पढ़ा, ठीक। तो भाई निश्चित गलनांक और अनिश्चित गलनांक से शीतलन वक्र कैसे बन रहा है, तो यहाँ शीतलन वक्र 2 प्रकार के हमको देखने को, एक तो मिलता है असतत और एक मिलता है सतत। भाई सतत और असतत का मतलब क्या है, सतत का मतलब तो ये है लगातार, और असतत का मतलब है रुक रुक कर, ये मतलब होता है सतत और असतत। तो असतत जो आपको शीतलन वक्र देखने को मिलता है वो क्रिस्टलीय ठोसों में देखने को मिलता है, और सतत वक्र जो देखने को मिलता है वो अक्रिस्टलीय ठोसों में देखने को मिलता है। अब क्यों ऐसा होता है, वो उसके गलनांक के कारण होता है, क्योंकि इसका गलनांक निश्चित होता है और इसका अनिश्चित। वही कुछ इस तरीके से हम इसको समझ सकते हैं कि आप भाई जब वक्र की बात करोगे तो 2 पैमाने लेने पड़ेंगे आपको। एक तरफ ले लिया हमने ताप, क्योंकि गलनांक का संबंध है, और एक तरफ फिर हमको समय लेना पड़ेगा, क्योंकि कितने समय में जाके गल रहा है, कितने ताप पर गल रहा है, तो समय के अनुरूप ताप में वृद्धि, तो इसका मतलब ताप और समय के मध्य हम ग्राफ निकालेंगे। तो जब हमने क्रिस्टलीय ठोसों का शीतलन वक्र निकाला, तो आपको पता है कोई मान लीजिए ठोस है तो एक निश्चित बिंदु पे जाके वो गलेगा, उससे पहले वो गलेगा नहीं, तो जब तक पूरा पदार्थ नहीं गल जाएगा तब वो स्थिर हो जाएगा। तो आप ध्यान देना,
इसका वक्र कुछ इस प्रकार हमको प्राप्त होता है ऐसा। जबकि अगर सतत वक्र की हम बात करें तो भाई अक्रिस्टलीय ठोसों को जैसे ही आप गर्म करना प्रारंभ करोगे वैसे ही ये गलना प्रारंभ हो जाएगा समय के साथ साथ। तो लगातार ये गलना प्रारंभ होगा, तो लगातार गलना प्रारंभ होगा तो वक्र लगातार गिरना प्रारंभ होगा। भाई यहाँ लगातार नहीं गिर रहा, इस पॉइंट पे आके ये पिघलना प्रारंभ हुआ फिर नीचे गया। जबकि यहाँ ये प्रोसेस लगातार चलेगी। लगातार क्यों चलेगी? क्योंकि इसका गलनांक तो निश्चित है ही नहीं। गलना प्रारंभ होगा, लास्ट तक ये गलता रहेगा समय जैसे जैसे बढ़ेगा। इसलिए अक्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक अनिश्चित होने के कारण इसका शीतलन वक्र सतत प्राप्त होता है, जबकि क्रिस्टलीय ठोसों का गलनांक निश्चित होने के कारण इसका शीतलन वक्र असतत प्राप्त होता है। ओके, अब बताओ मुझे कोई दिक्कत हो तो इन पॉइंटों में किसी को? आगे बेटा समझ में? यस सर, आ गया। तो अब आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। ये नेटवर्क से जल्दी से बोल देना, हो गया तो हो गया सर। ओके। इसके बाद एक इसका ले लीजिए। हो गया सर। क्रिस्टलीय में ले लीजिए। हो गया।